F64 एडमिशन का चक्कर। रोहित ने सनी को उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ऑफर दी थी। सनी का सपना था कि वह एक दिन अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करें, ताकि उसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए और फिर उसे जिंदगी में कभी भी गेम खेलने के लिए किसी से झूठ बोलने की या फिर छुप छुप कर गेम खेलने की कोई जरूरत ना पड़े। सनी हमेशा से रोहित की बहुत इज्जत करता था। एक बड़े भाई की हैसियत से रोहित ने भी सनी को सगे भाई से ज्यादा प्यार दिया था। आर्यन और रिया के बारे में इतनी बड़ी हकीकत रोहित से छुपा के रखने में सनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अचानक जब रोहित ने डाइनिंग टेबल पर पास्ता खाते हुए सनी से पूछा कि तुम्हारी गेमिंग गुरु कौन है, तो बिना सोचे समझे सनी ने कह दिया कि आपकी बेटी है। रोहित ने निवाला चबाते हुए अपनी आईब्रो ऊपर करके सनी को देखा और हंसते हुए कहा, बेटी से तुम्हारा मतलब है वही बच्ची जो लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारे साथ खेल रही थी और मुझे अपना फैन डैडी कह रही थी। इंटरेस्टिंग। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन खाते खाते रुक गया। आर्यन समझ चुका था कि कहीं ना कहीं रोहित ने रिया और सनी को गेम खेलते हुए देख लिया था। सनी ने पास्ता का निवाला बिना चबाए निगल लिया। वह आज रोहित को सब कुछ सच सच बता देने वाला था। उसने रोहित से कहा, जी भैया, वह जो मेरी गेमिंग गुरु है एक्चुअली वह आपकी। रोहित ने सनी की बात को काटते हुए कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक 5-6 साल की बच्ची तुम्हारी गुरु है और तुम चाहते हो कि तुम 6 साल की बच्ची से जो सीखे हो उस बेसिस पर मैं तुम्हारे बिजनेस पर 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूं। ये बात सुनकर सनी को अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने का सपना फिर से टूटता हुआ नजर आया। हाथ आया मौका सनी किसी भी तरह गंवाना नहीं चाहता था। सनी को खामोश देखकर रोहित ने फिर उसे पूछा, वैसे क्या नाम बताया तूने उस लड़की का? रोहित के सवाल पूछते ही हिम्मत बढ़ाते हुए सनी ने कहा, रिया। रिया नाम है उसका। आर्यन ये समझ गया था कि आज पक्का सनी रोहित को सब कुछ बता देने वाला था। आर्यन ने रोहित और सनी का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथों की चम्मच को फ्लो पर गिरा दिया। जैसे ही पास खड़े एक वेटर ने आर्यन को दूसरी चम्मच लाकर दी, आर्यन ने बात बनाते हुए रोहित से कहा, डैडी, हो सकता है कि यह कोई बहुत बड़ा स्कैम हो। आजकल कई सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसमें हम अपनी आवाज चेंज करके किसी से भी बात कर सकते हैं। एक लड़का लड़की की आवाज में बात कर सकता है, तो कोई बूढ़ा बच्चे की आवाज निकालकर बात कर सकता है। रोहित को आर्यन की बात सुनकर एक वक्त के लिए आर्यन पर प्राउड फील हुआ। आखिर आर्यन में वह स्मार्टनेस आने लगी थी जो हमेशा से रोहित आर्यन में डेवलप करना चाहता था। मगर साथ ही साथ रोहित को इस बात का भी यकीन था कि उसने जो आवाज सुनी थी वह किसी मशीन की आवाज नहीं थी। रोहित ने फिर से अपनी प्लेट से पास्ता खाते हुए सनी से पूछा, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग में जो कुछ भी हुआ वह देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी यह गेमिंग गुरु भले ही उम्र में बहुत छोटी है,
मगर उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रोहित के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनकर पास्ता खा रहे आर्यन की मुंह पर स्माइल आ गई। हालांकि रिया की तारीफ सुनकर उसके चाचा सनी को भी प्राउड फील जरूर हुआ था, मगर इस वक्त उसके अंदर का डर उसकी खुशी को ओवरपावर कर रही थी। तभी रोहित ने नैपकिन से अपना हाथ साफ करते हुए सनी से कह दिया, इन्वेस्ट करने से पहले मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें अपने इस नए प्रोजेक्ट में तुम्हारे गेमिंग गुरु को भी शामिल करना होगा। अगर तुम उसे भी इस प्रोजेक्ट में ले आते हो तो मैं इन्वेस्ट करने तैयार हूँ। रोहित की इस शर्त ने सनी को बुरी तरह फंसा दिया था। एक तरफ उसका गिल्ट था जो उसे बार बार यह कहता था कि वह अपने भाई को आर्यन, रिया और अनिका के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, और दूसरी ओर उसका खुद का फ्यूचर था जिसे बनाने में उसकी फैमिली में से रोहित के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था। जब सनी काफी देर के लिए चुप रहा तो रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ सनी? तुम्हारी गेमिंग गुरु को पार्टनर बनाना अच्छा रहेगा ना? सनी ने रोहित से नजरें चुराते हुए पास्ता खाना शुरू किया और धीमी आवाज में कहा, हाँ वह काफी अच्छी है। मल्होत्रा हाउस। अंजलि मामी ने मल्होत्रा हाउस में आज रिया की पसंद के पास्ता बनाए थे। हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठकर अंजलि मामी अपने हाथों से बड़े प्यार से रिया को पास्ता खिला रही थी। पास्ता का एक निवाला मुंह में डालकर रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े ही प्यार से अपना मुंह हिलाकर उसने आवाज निकालते हुए कहा, पास्ता इज वेरी गुड। वेल डन बड़ी मामी, यू आर द बेस्ट बड़ी मामी इन द होल वर्ल्ड। जब अंजलि मामी को पता चला कि रिया को उनके हाथ के बनाए हुए पास्ता इतने पसंद थे तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अंजलि मामी ने रिया से कहा, बेटा अगर तुम्हें मेरे बनाए पास्ता इतने अच्छे लगते हैं तो आई प्रॉमिस तुम जब चाहोगी, जब कहोगी मैं तुम्हें अपने हाथों से पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, यह फिर तो मैं रोज आपको कहूंगी पास्ता बनाने के लिए। आई एम सो जेलस ऑफ श्वेता मासी। रिया को ये कहते हुए सुनकर अंजलि मामी हैरान हो गई। उन्होंने रिया से पूछा, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? रिया ने अपनी जीभ से चटकारा लेते हुए कहा, क्योंकि श्वेता मासी के पास आप जैसी मॉम है जो इतना अच्छा खाना बना सकती है। यू आर द ग्रेटेस्ट कुक इन द होल वर्ल्ड। रिया पास्ता के मजे लेते लेते अंजलि मामी की तारीफ किए जा रही थी। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफी तेज थी, उसे पता था कब किसकी तारीफ करने से उसका फायदा हो सकता था। स्टेयरकेस से नीचे आ रही अनिका ये सब कुछ सुन रही थी। अनिका अच्छे से जानती थी कि रिया को बार बार पास्ता मिले इसलिए वह अंजलि मामी को बहला रही थी। जैसे ही रिया ने अनिका को नीचे उतरते हुए देखा, रिया ने अंजलि मामी को आंख मारते हुए कहा, वैसे मैं भी काफी लकी हूँ, मेरी मम्मा भी काफी अच्छी है। इससे पहले कि रिया अनिका की कोई झूठी तारीफ करती, अनिका ने रिया से पूछ लिया, अच्छा तो आज जरा मम्मा भी तो सुने कि रिया को मम्मा की कौन सी बात अच्छी लगती है। अनिका ये कहते हुए रिया के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ गई।
अब अंजलि मामी और अनिका दोनों ही रिया के जवाब का इंतजार करने लगे। रिया ने बिना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए अंजलि मामी को देखकर कहा, बड़ी मामी क्या आप जानती हैं मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है। मैं जो भी खाना चाहूँ वह तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकती है। रिया की मस्ती भरी बातें सुनकर अनिका और अंजलि मामी के हंसने की आवाज पूरे घर में सुनाई देने लगी। हॉल में डाइनिंग टेबल के पास ही सोफा पर कृष मल्होत्रा बैठा था। वह फोन पर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी अनिका और अंजलि मामी की हंसी की आवाज से उसे बात करने में परेशानी होने लगी थी। अचानक ही कृष ने फोन अपने कान से हटाकर जोर से कहा, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, प्लीज। इस घर में प्रिवेसी नाम की कोई चीज बाकी है या नहीं? अंजलि मामी को कृष का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपनी जगह से खड़ी होकर कृष से कहने लगी, अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो तुम अपने रूम में जा सकते हो। अक्सर घरों में हॉल इसीलिए बनवाया जाता है ताकि सारे फैमिली मेंबर्स बैठकर बातें कर सकें। अनिका ने अपना हाथ अंजलि मामी के हाथ पर रखते हुए उन्हें शांत रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद अनिका अचानक उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। अंजलि ने अनिका को रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? तुम भी थोड़ा सा पास्ता खा लो। मामी की बात सुनते हुए अनिका ने कहा, मामी मैं एक्चुअली रिया को लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल जा रही हूँ। अनिका की बात सुनकर मामी हैरान हो गई। मामी ने अनिका से पूछा, किस स्कूल में ले जा रही हो तुम? सनशाइन इंटरनेशनल? मगर बेटा मैंने या तुम्हारे मामा ने अब तक तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की है और बिना अपॉइंटमेंट के वो लोग तुमसे नहीं मिलेंगे। दरअसल हमने ट्रस्टीज को मेल भी कर दिया है और मैसेज भी, बस उनके जवाब का इंतजार है। अंजलि मामी की यह बात सुनकर कृष अपनी जगह से खड़ा हो गया और डाइनिंग टेबल के पास अंजलि मामी से कहने लगा, मम्मी तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने फिर से मिस्टर कोहली और उनके साथियों से इंटरव्यू की भीख मांगी है? तुम जानती हो क्या हुआ था पिछली बार हमारे साथ? और फिर भी तुम्ही ने तो मुझे और श्वेता को समझाया था जब हमें सनशाइन इंटरनेशनल में एडमिशन नहीं मिला था कि स्कूल इंसान की पहचान नहीं बनाती। इंसान की पहचान तो उसका अपना बिहेवियर और उसकी अपनी काबिलियत बनाती है। ये लंबे लंबे लेक्चर दिए थे तुमने हमें। आज आप सब कुछ भूल गई। अंजलि मामी ने कृष को शांत करते हुए कहा, देखो कृष तुम्हारी और श्वेता की बात कुछ और थी। तुम यही के माहौल में पले बड़े हो, हम सब तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी परवरिश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर अनिका और रिया यहाँ से नहीं है। रिया अभी बहुत छोटी है। अगर हमने इसे अभी से बेस्ट चीजें नहीं दी तो हो सकता है कल उठकर यह अपनी उम्र के बच्चों से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करें। यह उसके करियर का सवाल है। तुम जानते हो आजकल की जनरेशन में कितनी कंपटीशन होती है। जब तक रिया बड़ी होगी तब तक पता नहीं बाहर की हालत क्या होगी।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिया को दिल्ली के सबसे ऊंची एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले। अंजलि मामी की बात सुनकर कृष जमीन की ओर देखकर अपने होंठ गुस्से से काटने लगा। कृष के फेशियल फीचर्स काफी हद तक अपनी कजिन अनिका से मिलते थे, मगर कृष के चेहरे पर एरोगेंस उसे अनिका से काफी अलग करता था। थोड़ी देर सोचने के बाद कृष ने अपनी मम्मी से कहा, ओके, चलो हम रिया का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल में करवाने की सोचे भी तो कैसे करेंगे? तुम जानती हो पिछली बार उन लोगों ने क्या किया था तुम्हारे साथ और हमारे साथ। ये सुनकर अंजलि मामी को कुछ बीती बातें याद आ गई। उन्हें पता था कि स्कूल के ट्रस्ट में उनके भाई की बीवी भी है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अंजलि मामी के खानदान से किसी भी बच्चे का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल में नहीं होने देती। मगर इस बार अंजलि मामी ने सोच लिया था कि रिया के एडमिशन के लिए वो अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ने को भी तैयार थी। अगर उसका ईगो सेटिस्फाई करके रिया को एडमिशन मिल जाता तो वह अंजलि मामी के लिए सस्ता सौदा होता। अंजलि मामी अपने ख्याल से बाहर आकर कृष से कहने लगी, देखो, मैं चाहती हूँ कि जब भी रिया का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिले तुम भी उसके साथ जाओ। अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर च्यूइंग गम चबाते हुए कृष ने अपनी माँ से कहा, मॉम, आर यू सीरियस? रियली? यू वॉन्ट मी टू गो विथ देम? तुम्हारे साथ रायचंद परिवार ने क्या किया है ये जानते हुए भी तुम ये सब रिपीट करना चाहती हो? और चलो अगर मैं मान भी जाऊं क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो तुम रिया के लिए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कैसे लेने वाली हो? मुझे पता है कि उन लोगों ने तुम्हारे ईमेल्स का या पापा के मैसेजेस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। हाउ डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि तुम रिया के लिए एक इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ले सको? डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हुए अंजलि मामी कुछ सोचने लगी। फिर अचानक कृष की ओर देखकर उन्होंने कहा, देखो, अपॉइंटमेंट तो मैं रिया को दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे पता है कि वह क्या चाहते हैं। मैं अगर उनका ईगो सेटिस्फाई कर दूं तो वह इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए मान जाएंगे और फिर हम बड़े लोगों के इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से रिया का फ्यूचर तो दांव पर नहीं लगा सकते ना। तुम बस रिया के साथ इंटरव्यू पर जाने की तैयारियां करो, बाकी मैं और तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। स्टेयरकेस के पास खड़ी अनिका ने मामी और कृष के बीच हो रही सारी बातें ध्यान से सुनी थी। अनिका को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था उस स्कूल के ट्रस्ट और अंजलि मामी के बीच में जो उन्हें रिया के इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए इतना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। अनिका डाइनिंग टेबल के पास बैठी अंजलि मामी के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मामी, रिया के इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना ही अब आप उन्हें दोबारा फोन या मैसेज कीजिएगा। अंजलि मामी ने अनिका को बिना देखे बड़े टेंशन में अपना हाथ सर पर रखते हुए कहा, तुम नहीं जानती उन लोगों की ईगो को, वह हमारी रिया को एडमिशन का एक मौका भी नहीं देंगे। अगर मैंने उनके सामने हाथ नहीं फैलाए तो
अनिका ने अपने पंजे की पकड़ अंजलि मामी के कंधों पर मजबूत करते हुए कहा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में रिया के इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिल गई है। अनिका की बातों पर अंजलि मामी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और क्रिश को देखने लगी। अनिका की बात सुनकर क्रिश को भी बहुत हैरानी हुई थी। अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखकर उसे पूछा, यह क्या कह रही हो तुम बेटा? सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट कैसे मिली? मेरा मतलब है तुमने किससे बात की? वह लोग तो बड़े बड़े वीआईपी या वीवीआईपी लोगों को भी यह मौका नहीं देते। फिर तुम उनकी अपॉइंटमेंट कैसे ले आई? अनिका अभी अंजलि मामी को सब कुछ बताएं उससे पहले अनिका की जेब में उसका फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही जेब से फोन बाहर निकाला उसने देखा कि उसकी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आ रहा था। अनिका ने मुस्कुराकर फोन उठाया और प्रीति से कहा, हेलो प्रीति, कैसी हो तुम? आज याद आई अपनी दीदी की। प्रीति ने अनिका की बात को काटते हुए तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, दीदी मुझे लगता है मेरे मामा गौतम गुलेरिया तुम्हारे पापा है ही नहीं। प्लीज फोल्डेड हैंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।